2014 में T20 वर्ल्ड कप खेलने के बाद 9 साल का लंबा इंतजार और फाइनली आखिरकार नेपाल की क्रिकेट हिस्ट्री में वो डे आखिरकार आज आ गया जहां पर वो एक और आईसीसी या फिर एसीसी इवेंट की तरफ अपना कदम बढ़ा चुके हैं। जी हां, 9 साल बाद और पहली बार एशिया कप जो है नेपाल एशिया कप के लिए क्वालिफाई कर गया। सबसे पहले बिग कांग्रेचुलेशंस पूरी नेपाल टीम को कि जिन्होंने आखिरकार फाइनली एशिया कप के लिए क्वालिफाई किया। एक लंबा इंतजार टीम ने किया है, फैंस ने किया है, सारे वेल सपोर्टर्स ने किया है, लेकिन वो इंतजार आखिरकार खत्म हुआ जाकर अगर हम बात करें 2 मई 2023 को कि अब जहां पर पहली बार नेपाल जो है वो एशिया कप खेलता हुआ नजर आएगा इस साल और वो 8वीं टीम बन गया है जो कि एशिया कप खेलेगा। जी हां, 5 फुल मेंबर्स हैं, 2 एसोसिएट हांगकांग और यूएई। हांगकांग यूएई के बाद वो तीसरी एसोसिएट टीम बनती है जिन्होंने एशिया कप के लिए क्वालिफाई किया है, एशिया कप खेला है, अब उसमें भी वो रजिस्टर्ड खुद को करा चुके हैं। सबसे पहले कांग्रेचुलेशंस नेपाल क्रिकेट टीम को। लेकिन ये जो प्रोसेस रहा है ये बिल्कुल भी आसान नहीं रहा है, बहुत सारे उतार चढ़ाव इस बीच में आए हैं और उसके बाद 2022 कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि ज्यादातर डाउनफॉल लेकर आया था टीम के लिए, लेकिन उसके बाद टीम जैसी उठी, जिस तरह का परफॉर्मेंस उठाया टीम ने वाकई में काबिल तारीफ है और ये डिजर्व वो करते थे कि आखिरकार कि वो इस एशिया कप को खेले। ऐसे नहीं कि बस अंधाधुन आए बोल दिया हाँ भाई डिजर्व करते थे, ऐसे डिजर्व करने वाले लाइन्स लेक्चर बहुत टीमों की तरफ से सुनने को मिलते हैं कि वो कहते हैं डिजर्व करते हैं, परफॉर्मेंस भी तो करो। लेकिन नेपाल ने पॉइंट टू पॉइंट अलग अलग टीम, अलग अलग सिचुएशन, अलग अलग कंडीशन में जाकर कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस दी है मैचेस में और आखिरकार उन्होंने इस एशिया कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। तो वापस से कांग्रेचुलेशंस नेपाल क्रिकेट टीम को। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जो मैच जीत कर वो वहां पर पहुंचे उसके बारे में, लेकिन उससे पहले एक 2-3 चीजें आप रखना चाहूंगा कि आखिर ये कितना मायने रखता है किसी फैंस के लिए, नेपाल क्रिकेट फैंस के लिए हो। पहले उसके बारे में यहाँ पे एक चीज मैं बात करना चाहूंगा। अभी सैटरडे को एक हमें जो है फेसबुक का जो फेसबुक पेज है, अगर आप सबने वहां पे हमें फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, वरना कोई जरूरत भी नहीं है, आप हमारे साथ वीडियो के जरिए जुड़े हुए रहते ही हैं। खैर फेसबुक में अगर मैं बात करूं यहाँ पर सैटरडे के दिन एक व्यूअर थे हमारे, उन्होंने हमें मैसेज किया और ये सच में लगा दिल पे। बिल्कुल डेफिनेटली ये मैंने एन से उसके कम से कम 1-2 घंटे बाद एन से जब मैंने कहा तो एन से कहा कि एन आज एक व्यूअर ने मैसेज किया जो नेपाल के क्रिकेट फैन थे। डेफिनेटली वो सुनकर दिल में जरूर लगा कि क्या यार कोई कितने बड़े बड़े सपने लेकर रहता है, कितनी उम्मीदें लेकर रहता है और कोई जिनको कितना कुछ मिलता है वो उसकी कदर नहीं करते। उनका मैसेज था जैसे कि आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे, पहले उन्होंने हेलो कहा, फिर हमने हेलो में जवाब दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर नेपाल क्वालिफाई हो गया तो क्या स्टार स्पोर्ट्स में आएगा या नहीं। अब आप सोचिए कि ये एक बहुत नॉर्मल लाइन लगती होगी आपको, लेकिन स्टार स्पोर्ट्स में आने को लेकर जिस तरह की उस फैन की एक्साइटमेंट थी वो देखते ही बनती थी। उसके रिप्लाई में डेविड ने सैटरडे को ये कहा था डेफिनेटली भाई अगर नेपाल जो है एशिया कप एशिया प्रीमियर कप जीत जाती है तो डेफिनेटली वो स्टार स्पोर्ट्स में आएंगे क्योंकि वो एशिया कप में पहुंच जाएंगे, तो हर हाल में उन्हें आना है। ये एक मैसेज था जो डेफिनेटली उस वक्त भी हमें इमोशनल कर गया था और आज जब आपके सामने बोल रहे हैं तो वापस से बोले। एक और मैसेज था वहां पर मैं चाहूंगा आप इसे स्वाइप जरूर करें। उनका सबसे पहले क्वेश्चन ये था, उन्होंने हमसे पूछा था, मैं आपको बताऊं कि भाई इतनी बारिश की वजह से, ये संडे का मैसेज, जी हाँ भाई इतनी बारिश की वजह से एसीसी प्रीमियर कप पूरा नहीं हो पाया। पहली बार इतनी बारिश हो रही है इस टाइम, अप्रैल में भी ठंड लग रही है, रेयर ही होता है ऐसा। बट मेरा सवाल इस बारिश की वजह से अपकमिंग टूर्नामेंट होस्ट करने के लिए कहीं आईसीसी या एसीसी में नेपाल का बैड इंप्रेशन या बैड इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा, जबकि वेदर के लिए तो आखिर कोई कुछ नहीं कर सकता। ये उनका सवाल था। तो उसके जवाब में हमने अपनी तरफ से आंसर दिया और ये आंसर आपके सामने है। ये सब संडे की बात हम आपके सामने कर रहे हैं। सही कहा, इतनी बारिश इस वक्त कंप्लीटली सरप्राइजिंग फॉर अस एज वेल। एंड रही बात अपकमिंग टूर्नामेंट होस्टिंग की, तो इसका इम्पैक्ट बुरा सिर्फ तभी पड़ेगा जब दूसरी टीम्स को बारिश की वजह से नुकसान हो और अगर वो उसके बाद आईसीसी या फिर एसीसी में जाकर कंप्लेंट दर्ज कराए। और डेफिनेटली नेचर पे किसी का जोर नहीं है और इसमें क्रिकेट बोर्ड या कैन की या नेपाल की इसमें कोई गलती नहीं है। नेचर उनके हाथ में नहीं है कि वो बारिश खुद जानबूझकर वहां पर करवा रहे हैं। लेकिन अगर किसी टीम को बारिश की वजह से नुकसान हुआ और अगर वो चाहे कि वो कंप्लेंट करना चाहे एसीसी में वगैरह वगैरह तो ही कुछ इंपैक्ट पड़ सकता है। और उस पर भी हमने कहा था कि अगर बारिश की वजह से कुछ हुआ, ऐसा कुछ फाइनल में जाकर ऐसा कुछ हुआ कि बारिश की वजह से 2 दिन मैच ही नहीं हो पाया और अगर सीडी वगैरह हो तो यूएई अगर थोड़ा बहुत अगर कंप्लेन करेगा तो करेगा, वरना हांगकांग और ओमान कंप्लेन नहीं करने वाले। लेकिन उसी में हमने आगे कहा था, इसीलिए तो हम भी चाहते हैं कि एटलीस्ट 20-20 ओवर पर साइड ही सही पर मैच हो जाए कैसे भी, ताकि सबका मुंह बंद कर नेपाल क्वालिफाई करे फॉर एशिया कप।
ये संडे का मैसेज है, ये हमने उनको जवाब में दिया था। डेफिनेटली यूएई से भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे आर आल्सो एसोसिएट टीम, बट नेपाल को काफी वक्त हो गया है कोई कप खेले, और जिस तरह से इन यंग बच्चों ने टीम में जान लगा दी है, दे डिजर्व टू प्ले 2023 एशिया कप। ये हमने उनके जवाब में कहा था, और ये बात है संडे की। तब उन्होंने फिर वापस से थैंक यू कहा, उन्होंने कहा कि मैं आपको बहुत वक्त से फॉलो कर रहा हूं, और उन्होंने ये भी कहा कि भाई 1000 में से 1-2 लोग कुछ भी कमेंट करते हैं तो उसका आप बुरा मत मानिए, लेकिन आपका एनालिसिस वगैरह जो बहुत पसंद आता है वो बुरा मानते भी नहीं है, कभी नहीं, वो बुरा मानने की क्या बात है। अब हर किसी को आप खुश नहीं कर सकते, और हर कोई आपसे बात सेटिस्फाइड नहीं हो सकता, वो उनके ऊपर है, लेकिन जो हमें फैक्ट लगता है वो आपके सामने रखते हैं। तो बस यही कुछ मैसेज थे जो हमने आपके सामने प्रेजेंट करना चाहेंगे कि हम जरूर दिखाएंगे, क्योंकि ये है सैटरडे और संडे के मैसेजेस, और ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस रखता है प्रीमियर कप नेपाल के लिए, कितना इंपॉर्टेंट था इस क्वालीफायर को जीतना, ये मैसेज। और कई सारे ढेर ऐसे मैसेज हमें आए थे, उनमें से ये दोनों हमने कहीं ना कहीं आपके सामने प्रेजेंट किए। तो वापस से कांग्रेचुलेशन। अब चलते हैं इस मैच की तरफ। कल बैटिंग की यहाँ बात कर ली थी आया ने यूएई की, 106 रन पर 9 विकेट टीम ने खो दिए थे, काफी जबरदस्त वहां पर कुछ खराब शॉट्स और कुछ अच्छी बॉलिंग नेपाल की रही थी, और फिर क्राउड ने बार 12th मैन का काम किया जो वो लगातार करते हैं। 106 पे 9 टीम वहां पर पैक हो गई, सिर्फ 1 विकेट का बचा था, मैच का रिजर्व डे में गया, और स्कोर कार्ड कुछ ना कुछ यूएई का आप इस तरह से देख पा रहे हैं। कल हमने बात कर ली है, इसमें कुछ बात करने के लिए है नहीं। वसीम 11, लगला 13, विद्यार्थी 8, रमीज सजाद 1, आसिफ खान 46, रोहन 2, बासिल अमीद 10, अयान अफजल खान 5, कार्तिक मेपन 1, जहूर खान 0, जुनैद सिद्दीकी 10। ये स्कोर कार्ड बताता है कि आप फाइनल में 50% मैच हार गए हैं अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हैं। उसके बाद जहां तक बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात है नेपाल की, तो बॉलिंग में भी करण ने इस बारे बात कर ली थी। करण ने 2 विकेट निकाले, सोमपाल ने 1, ललित ने 4, संदीप कालीचंद ने 2 विकेट और गुलशन झा ने 1 विकेट यहां पर निकाला। बॉलिंग में भी आया था, सबका कंट्रीब्यूशन रहा, सबने विकेट्स निकाले, और मैच जो 106 पे 9 कल कंप्लीट हुआ। और आज जब शुरू हुआ तो उसके बाद लगभग 1 विकेट बचा था शुरू में। जी हाँ, 11 विकेट और बढ़े, 118 रन टीम ने बनाए, 17 रन टीम ने बनाए, और टीम पूरी ऑल आउट हो गई। उसमें एक 6 भी जुनैद सिद्दीकी का था, और बॉल जो है अब बहुत बेहतरीन टर्न ले रही थी, पिच में बहुत हेल्प मिल रही थी स्पिनर्स को, ललित राजबंसी, संदीप रामचंद्र दोनों को टर्न मिल रही थी, बाउंस भी थी, जिसकी वजह से कई बार जुनैद सिद्दीकी बोल्ड होते होते भी बच गए, लेकिन एट द एंड फाइनली उनका विकेट गिरा, कुशल गुरकल ने कैच पकड़ी, और वो एक इनिंग वहां पर कंप्लीट हो गया। अच्छा हुआ, ज्यादा लंबा नहीं खींचा, जी हां, उस वक्त के लिए आपसे हम ये कह रहे हैं। उसके बाद अब चलते हैं नेपाल की बैटिंग की तरफ। बैटिंग एनालिसिस की यहाँ अगर हम बात की जाए तो सबसे पहले बैटिंग स्कोर कार्ड में टीम ने 7 विकेट से मैच जीता, लेकिन जब बैटिंग करने के लिए आए, शुरू का फेज थोड़ा ट्रिकी जरूर था। इस तरीके के चेंजेस में होता है, कभी कभी मामला ट्रिकी हो जाता है, 150, 125, 160, 130 स्कोर होता है, अक्सर देखा है कभी कभी थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, या फिर जो बैटिंग टीम है वो थोड़ा बहुत ज्यादा ही उसका कहीं ना कहीं एक हवा अपने माइंड में ले लेते हैं। तो कुशल और आसिफ यहाँ पर आए और कहना होगा आपने विकेट दे दिया। बिल्कुल जी हाँ, आपको समझाना होगा कैसे दे दिया आसिफ और कुशल ने अपना विकेट। नहीं जरूर, देखिए दोनों बॉलें जिस तरीके से वो आउट हुए हैं वो बिल्कुल स्वीप के लायक नहीं थी, क्या ना, वो उससे बचा जा सकता था। स्वीप आप तब खेलते हैं जब बॉल काफी ज्यादा आपके एक मीटर में हो, काफी ज्यादा क्लोज हो, या आप बहुत श्योर हो, आपको काफी स्किल मालूम हो स्वीप का। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ऑस्ट्रेलिया टीम अभी दौरा करने आई थी इंडिया का, तब एलेक्स कैरी ने ये कहा था कि हमने काफी प्रिपेयर किया है स्वीप और रिवर्स स्वीप का, खाली ये प्रिपेयर किया है। तो यहाँ पर जब हमने देखा ऑस्ट्रेलिया को खेलते हुए, ऑस्ट्रेलिया ने सारे विकेट अपने स्वीप और रिवर्स स्वीप में गवा दिए। स्वीप और रिवर्स स्वीप में इतने वाहियात तरीके से अपने विकेट गवाए, ना खेलने का पता, ना आने का पता, कहाँ मार रहे हैं, बॉल टर्न होके इतनी घुल जा रही है स्टंप पे। तब जडेजा ने कहा भी था कि स्वीप और रिवर्स स्वीप खेलना, कोई टैकल करना इतना आसान नहीं है जब आप ऐसी पिचों पर, ये जडेजा के ही बोल थे, उन्होंने बिल्कुल सही कहा था जडेजा ने कि ऐसी पिचेस पर ऐसी क्वालिटी बॉलिंग के सामने बिल्कुल आसान नहीं है कि आप जब चाहे जहां चाहे स्वीप मार दें। तो वैसे ही एग्जैक्टली कुछ आज रहा है कुशल और आसिफ के साथ, दोनों के साथ, जहां बॉल टर्न हो रही थी, काफी टर्न हमें देखने को मिली। शुरुआत में भी रोहन और अयान जिस तरीके से करा रहे थे, तो आराम से बचा जा सकता था, बैकफुट पे जाकर आप खेल सकते थे, आगे आकर आप रोक सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, लेकिन स्वीप से दोनों ही प्लेयर बच सकते थे, लेकिन दोनों ने उसे समझा नहीं। और आसिफ ने शायद एक स्वीप मारा जिसमें चौका गया, तो उन्हें शायद ये लगा कि बहुत अच्छा हुआ, शायद उन्हें कॉन्फिडेंस बूस्टर उन्हें मिला, लेकिन आप उस वक्त भी आप उससे बचे जा सकते थे, क्योंकि स्वीप शॉट आपके बैट्समैन के ऊपर होता है, माइंड के ऊपर कि वो कब खेलेगा। लेकिन इतने अर्ली स्टार्टिंग के फेज में आकर
थोड़ा सा आप सीधे बल्ले से खेलते, जो कि नीचे आने वाले प्लेयरों ने शानदार तरीके से दिखाया कैसे करके खेला, कैसे करके टीम को पहुंचाया। ओवर की कमी नहीं थी, 20 ओवर के बस निकालने थे। उसके बाद आप जैसे आपने कहा भी था 5, 6, 7 ओवर आप थोड़ा आराम से खेलेंगे तो बेहतर होगा, लेकिन कुछ ज्यादा ही हड़बड़ी कर गए ये दोनों ही बल्लेबाज। बिल्कुल, देखिए सबसे सिंपल सी बात जैसे आपने समझाया है वो बिल्कुल उसी लाइन में मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा कि देखिए स्वीप शॉट जो है यही हमने पिछले मैच में भी कहा था। आपको याद होगा कुवैत वर्सेस नेपाल के मैच में हमने कहा था, और जो भीम शार्की जब ओमान के खिलाफ स्वीप मार पे आउट हुए तभी हमने कहा था कि डेफिनेटली अगर आप 100% श्योर हो तभी स्वीप शॉट के लिए जाइए, और जहां पर पिच में थोड़ी हरकत हो रही हो, स्पिनर्स को मैच मिल रही है, वहां पर आप सीधे बल्ले से जितना खेलने की कोशिश करेंगे उतना बेहतर होगा, इन शॉट से बचेंगे उतना बेहतर होगा। या फिर पिच बहुत ही पाटा हो, बॉलर को कुछ मिल ही ना रहा हो, तब आप स्वीप नहीं मारेंगे तो आप देखिएगा 10 में से 9 आपके स्वीप लगेंगे। स्वीप एक डिफरेंट स्किल और डिफरेंट टैक्टिक्स का गेम है। स्वीप के लिए आपको बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस करनी होगी, बहुत बेहतरीन लर्निंग करनी होगी, आपको टर्निंग विकेट पर स्वीप की प्रैक्टिस करनी होगी, तब आप जाकर A1 लेवल का स्वीप शॉट प्लेयर बन सकते हैं, जो बहुत ही चुनिंदा है वर्ल्ड क्रिकेट में। एशियन क्रिकेट में तो और उंगलियों में गिन सकते हैं, वर्ल्ड लेवल में भी ज्यादा कुछ है नहीं, 10-15 निकाल सकते हैं आप लिस्ट में। जो A लेवल का कितनी भी टर्निंग विकेट हो वहां पे भी स्वीप खेल सकते हैं। इससे बचिए, और अगर आपको खेलना ही है तो आप टर्निंग विकेट्स पर स्वीप पे प्रैक्टिस करना शुरू करिए, सामने बॉलर लीजिए और उन पे स्वीप मारिए। 10 में से 10 बार अगर आप आउट होते हैं कोई बात नहीं, वो प्रैक्टिस है। आप 10 में से 1 बार होंगे तो आपको वहां पर टिक मार्क लगेगा, चलिए आपने एक तो स्वीप खेला। ये स्वीप का है, इससे बचना चाहिए था। ये डेफिनेटली ये दोनों ही विकेट आपने दिए हैं, मैं ये कहूंगा डेफिनेटली यही कहेगा, बजाय बॉलर से जो लाइन अच्छी थी लेकिन उसमें स्वीप खेलकर खराब कर देना वो आप ही का गेम था। उसके बाद यहां पर एंट्री हुई रोहित पुडाल की। रोहित पुडाल भी कहना होगा एक लूज शॉट के शिकार हो गए, जरूर डेफिनेटली लूज शॉट के शिकार हो गए। एक नंबर बॉल थोड़ी नीचे रही थी, लेकिन वो बॉल कट करने जितनी भी वाइड उसमें नहीं जी। कट करने के लिए भी आपको स्टंप से थोड़ी तो दूर होना चाहिए, एंड बॉल नहीं एकदम स्टंप के पास कट करेंगे तो प्ले डाउन होगा, एज होगा, और वही हुआ, प्ले डाउन हो गए। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हमने देखा है महिला जयवर्धने जैसे बल्लेबाजी करते थे, कितने ज्यादा मशहूरी है उस शॉट के लिए, लेट कट। बिल्कुल सही कहा आपने, तो उनसे बेहतर तो कोई मार नहीं सकता। वो जिस तरीके से खेलते थे तो वो थोड़ा हल्का सा भी जगह मिला, स्टंप के थोड़ा सा भी बॉल बाहर गई बस उनका लेट कट चालू हो जाता था। लेकिन जैसे ही बॉल स्टंप पे आती थी वो उस बॉल को रेस्पेक्ट भी करते थे, ऐसा नहीं है कि जब मर्जी चाहो। खैर पुराने प्लेयरों की बात ही अलग थी, तो रेस्पेक्ट करते थे। लेकिन ये चीज आजकल जरूर रोहित भी जरूर होनी चाहिए कि जब भी आप स्टंप पे खेलें तो वो खेलते भी हैं, कई बार वो आराम से खेलते हैं, ऐसा नहीं है। रोहित को बताने की जरूरत नहीं है कि आप कैसा खेलें क्या खेलें, लेकिन ये जो गलतियां हैं आज की बात है, बिल्कुल ये गलतियां थोड़ा कहीं महंगा ना पड़ जाए, भारी ना पड़ जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं लगा था और लगा भी नहीं लास्ट तक जाते जाते। पर जितना हो सके कोशिश करिए, इन सब सिली मिस्टेक जो होती हैं छोटी छोटी, ये परेशान करती हैं और ज्यादा, बजाय सॉल्यूशन ढूंढने के। तो आराम से खेलते हैं सीधे बल्ले से तो ये विकेट भी बच जाता है। ऐसा कुछ नहीं था कि यूएई के बॉलर्स ने ये विकेट दिला के दिया, वो तो स्टंप टू स्टंप डाल रहे थे, वो रोहित ने बस थोड़ा जज गलत किया, अदरवाइज वो भी लंबा टिक सकते थे अगर थोड़ा सा और खेलते तो। बिल्कुल, शॉट सिलेक्शंस तीनों का ही पुअर था, ये कहना होगा। शॉट सिलेक्शंस खराब की वजह से कहीं ना कहीं विकेट ज्यादा गिरे हैं, बजाय कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉल की। डेफिनेटली टर्न मिल रहा था, उन्होंने स्टंप टू स्टंप रखी जरूर थी, लेकिन शॉट सिलेक्शंस अगर कुछ बेहतर होता तो शायद नेपाल ये 3 विकेट भी अपने नहीं होता। अब बात करते हैं गुलशन, और अगर मैं बात करूं मैं भीम शार्की की। गुलशन झा को यहाँ पर आज ऊपर भेजा गया और उनको वनडाउन किया गया, वो बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक था, बेहतरीन स्ट्रोक था, क्योंकि वहां पर उन्होंने एक लेफ्ट राइट हैंड का जो कॉम्बिनेशन है उसे हम ट्राई करने की कोशिश की, और जिनका वो आइडिया था रोहित हो या बहुत सारे हो जो दोनों मिलकर लिया हो, तो बहुत ही अच्छा प्लान था। क्योंकि उस वक्त जो है वो एक थोड़ा सा जो है आप कह सकते हैं सेट ऑफ माइंड जो है यूएई के बॉलर्स का तोड़ने के लिए वो बहुत अच्छा मूव था, और जो बेहतरीन क्लिक भी किया। ऐसा नहीं कि मूव था तो चलिए आपने क्लिक किया 10-15 रन में आउट हो गए, लेकिन ऐसा भी नहीं, उन्होंने लंबा उस प्रोसेस को निकाला और वहां पर एक इनिंग बिल्डअप की है। यहाँ पर एक चीज और मैं यहाँ पर आपसे कहना चाहूंगा, भीम शार्की की जो इनिंग रही है, गुलशन के बारे में अभी बात और करेंगे, भीम शार्की की जो इनिंग रही है यहाँ पर जो हम पिछले मैच में बात कर रहे थे कि आप अननेसेसरी स्वीप से जो है बचने की कोशिश करिए, और आज जब गुलशन और भीम के बीच में 50 रन की पार्टनरशिप हो गई थी, तब तक जब तक थोड़ा सा नेपाल जो है थोड़ा सा उसमें डाउन में था, जब 20-21 पे 3 विकेट हो गए थे, उन्होंने पूरे फेस में अपने 30-35-40 बॉलों तक एक भी स्वीप ट्राई नहीं किया, और लगभग सीधे बल्ले से ही उन्होंने बार-बार प्लेट किया। ये लर्निंग बहुत अच्छी चीज है, एंड क्या कहेंगे आप, क्योंकि उस डेंजर फेस में अगर एक और स्वीप आता तो शायद एक और विकेट होता। भीम शार्की ने 2 बार गलती की थी, इस बार सुधारी। ये बहुत बेहतरीन है, अगर आप यंग में इतनी कम उम्र में अगर आप सीख रहे हैं, इतनी जल्दी सीख रहे हैं, और यंग में जल्दी सीखते हैं, बस और तो बहुत बेहतर है कि आपके एक लंबे फ्यूचर के लिए, लंबे क्रिकेट करियर के लिए ये बहुत बेहतरीन होगा। जितनी गलतियां
आप कम करेंगे उतना ज्यादा लंबा करियर आपका होता चला जाएगा। ये एक बहुत बड़ा है, अगर किसी को करियर लंबा करना है तो ये चीजें करनी होंगी कि आपकी गलतियों बस कम करना होगा, गलतियों का जो बार है उसे कम करते रहना होगा। बहुत बेहतरीन कोच ने अगर कुछ कहा हो, कप्तान ने कहा होगा जरूर। और आज भीम शार्की, हमने पहले भी कहा था, भीम शार्की जब वो ओमान के खिलाफ या किसी के खिलाफ ऐसे शॉट खेलकर इतनी खराब तरीके से आउट हुए, अभी शायद कुवैत के खिलाफ जी हाँ बाहर जाते ही बिल्कुल सही कहा आपने। तभी हमने कहा था कि भीम ऐसे नहीं है, वो ऐसा खेलते हैं, वो खुद जानते हैं कैसी बल्लेबाजी करनी है, उन्होंने करके दिखाई थी। इस तरीके के शॉट मत खेलिए। लेकिन आज इस इंपॉर्टेंट मैच में वाकई में बहुत एक भी लूज शॉट नहीं था यार शुरू के फेस में, जहां नेपाल रफ फेस से गुजर रहा। बिल्कुल, तो ये दूसरी टीमों को भी दिखाता है कि एक शो करता है दुनिया भर के जो क्रिकेट देख रहे हैं आपका मैच, कि क्या बैट्समैन है, क्या क्वालिटी है इनके पास। देखिए एक मैच में गलती की लेकिन दूसरे मैच में तुरंत, आप ये मत समझिए कि हमने एक मैच में विकेट दिया था तो हम देते ही रहेंगे, हम लो कैटेगरी के बैट्समैन है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिर वही एक क्लास, फिर वही एक प्योर फॉर्म जो पहले थी वो वापस से हमें नजर आ गई। बिल्कुल सही कहा, ये 36 रन बहुत ही बेहतरीन तरीके से किए हुए रन है। जी हाँ 36 रन है, रन कम है, रन ये नंबर्स कम लगते होंगे लेकिन आज के मैच में तो बिल्कुल नहीं, एक रन बहुत इंपॉर्टेंट था। लेकिन ये 36 रन बहुत जिस तरह से बनाए गए हैं भीम की तरफ से, उस बनाने के तरीके के लिए आपको उन्हें अप्रिशिएट करना ही होगा, चाहे आप ओपोनेंट टीम के व्यूअर्स हो या फिर ओपोनेंट टीम के प्लेयर हो या फिर आप खुद के प्लेयर्स हो, तो डेफिनेटली आप उसे अप्रिशिएट कर ही रहे होंगे। अब बात करते हैं गुलशन की इनिंग की। 67 रन की उन्होंने इनिंग खेली। शुरू में वो आए तो थोड़ा सा उन्होंने कुछ डॉट बॉल्स खेली, लगातार वो खेल रहे थे, 4 बॉल 5 बॉल डॉट बॉल, 1 रन उन्होंने निकाला, फिर 4 बॉल 5 बॉल डॉट बॉल, फिर उन्होंने 1 बॉल निकाला। सबसे इंपॉर्टेंट बात रहा कि उन्होंने फ्रस्ट्रेट बहुत ज्यादा सामने वाले टीम को फ्रस्ट्रेट किया, उसकी वजह से अंपायर्स भी और फील्डिंग भी बार-बार इधर चेंज हो रही थी। और अंपायर्स तो खैर कोई बड़ी बात है, अंपायर्स की तरफ से बैट्समैन को या फील्डर्स को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो ओपोनेंट टीम है, बॉलिंग है और कप्तान है, उनके माइंड में चलता है कि भैया अब इस बॉल पे लेफ्टी था, अब इस बॉल पे राइटी आ गई, साइड चेंज करना, ये चेंज करना। ये गुलशन बहुत बेहतर करते, फ्रस्ट्रेट उन्होंने काफी किया। और उनके माइंड में एक चीज और थी कि भैया हमें रन्स भी करने हैं, क्योंकि एक तो बारिश का एक माहौल बना हुआ है, तब तक तो नहीं पता था कि बारिश हो जाए नहीं हो जाए। एक बारिश का सर पे तलवार लटक रही है, फिर डकवर्थ क्रीज की तलवार, हमें उसको भी मेंटेन करके चलना है। वो आपने देखा होगा गुलशन जहां हर 12 से 15 बॉलों बाद एक ना एक बाउंड्री या 6 जो है वो लगाने की लगातार कोशिश कर रहे थे। और 10 में से 9 बार नहीं, अब 10 बार का मौका नहीं है तो रनिंग में नहीं बनाए थे। आप कह सकते हैं 5 में से 4 बार वो हमेशा वो सक्सेस हो रहे थे कि हर 12 से 15 बॉल बाद मैं या तो कोई डबल ट्रिपल के लिए जाऊं या फिर मैं चौके या छक्के के लिए जाऊं। ये उनकी इस पूरी इनिंग की एक डेफिनेशन है कि वो बार 10-15 बॉलें रोककर एक आध रन बना रहे थे, लेकिन चौका मारकर फुल स्टॉप लगा रहे थे कि ये इनिंग ऐसी नहीं है कि आया और गया। ये इनिंग बहुत काम कंपोज्ड और बेहतरीन रही है। एंड क्या कहेंगे, ये नंबर्स, ये स्ट्राइक रेट, ये बाउंड्रीज, ये सब कुछ देखकर, सामने बॉलिंग अटैक को देखकर, जिस सिचुएशन में वो आए थे उसको देखकर ये इनिंग को आप कैसे रेट करते हैं? नहीं जरूर, देखिए अब ये बात तो क्लियर हो गई है, ये साफ हो गई है कि नेपाल अगर अब ये टीम जिस तरीके से जा रही है, जो सीख रही है, जो लर्न कर रही है, जिस तरीके से बैट्समैन आ रहे हैं टीम के पास, काम हो रहा है टीम के ऊपर, ये हमें बहुत देखने को मिलेगा। ये डेली क्रिकेट आज भी कह रहा है और आने वाले वर्ल्ड क्रिकेट लीग 3 में जब शुरू होगा वर्ल्ड क्रिकेट लीग 3 तब हमें ऐसा ना हो, होपफुली ऐसा ना हो। लेकिन बाय द वे अगर ऐसा हो जाए, जैसे मैं बोलने वाला हूं अभी कि 60 पे 5 है नेपाल, 80 पे 6 है नेपाल, लेकिन मैच हार गया ऐसा नेपाल के साथ, अब ये नहीं होगा, ये सुनने में नहीं आएगा। ये डेली क्रिकेट आज कह दे रहा है 2 मई को कि अगर आने वाले दिनों में अगर ऐसा स्कोर कार्ड है नेपाल का कि 80 पे 6 है, 60 पे 5 है, 50 पे 4 है, तो फिर कोई पक्का नहीं है, कोई ये नहीं कहेगा कि नेपाल मैच हार गया। अब नेपाल की ऐसी हो गई, बिल्कुल। अब बॉलर्स, लोअर ऑर्डर टेलेंडर ऐसा खेलने लगे हैं, उनके बॉडी में, उनके माइंड में वो आने लगा है कि हमें भी रन्स करने हैं। 1 मैच 2 मैच तुक्का होता है, हर मैच पर आकर बल्लेबाजी करना, कुछ और बल्लेबाजी करना, थोड़ा टैक्टिकली बल्लेबाजी करना, अंधाधुनों की तरह नहीं कि कहीं भी आके बल्ला पेल दिया, चढ़ा दिया, वो सब तो एक आध मैच का होता है। लेकिन जो नेपाल के लोअर ऑर्डर टेलेंडर्स, बैट्समैन, ऑलराउंडर दिखा रहे हैं कि वो शो कर रहे हैं कि हम क्वालिटी इनिंग कभी भी खेल सकते हैं, हमारे सामने चाहे कोई भी कंडीशन आ जाए। तो ये बात तो क्लियर है
नेपाल 60 पे 5 से भी होपफुल रहेगा कि हाँ हम अभी भी ये टारगेट चेस कर सकते हैं। जी हाँ, और अगर आप 60 पे 5 हैं और आपके 5 विकेट बचे हैं तो आप कोशिश कर सकते हैं कि अभी भी हम 200 बिल्कुल दे सकते हैं, बिल्कुल पहले कर रहे हैं, 250 पहुंच सकते हैं, 180 पहुंच सकती है। ये कहीं ना कहीं नजर आता है, क्योंकि जैसे लेडीज तो इस चीज की मांग लगा रहे कब से, लगातार ये चीज कहते रहते हैं कि आप ये क्यों सोचते हैं कि आप बॉलर हैं, आपका काम सिर्फ विकेट निकालना हो गया। कि हम गुलशन की बात नहीं कर रहे हैं, गुलशन बॉलर नहीं, ऑलराउंडर है, लेकिन आप जो नीचे के टेलेंट उनके बारे में हम कह रहे हैं, आप ये क्यों सोचते हैं कि सिर्फ हमारा काम सिर्फ बॉलिंग कराकर निकल लेना है? नहीं, ललित राजवंशी को भी बैटिंग सीखनी होगी, उनसे भी रन चाहिए। जी हाँ, उनको भी सीखना होगा, 10 रन 15 रन उनसे भी चाहिए होगा। संदीप भी रन कर रहे हैं, उनसे उनको और कुछ शॉट सीखने होंगे। वहीं पर बात करें सोमपाल की, वो भी रन कर रहे हैं, करण केसी। डेफिनेटली आपको, आप 11 जने आप जब जर्सी पहनते हैं तो आपको 11 के 11 रन को, 11 प्लेयर्स को तीनों वे से हेल्प टीम को करनी है, बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग। और ये चीज कहीं ना कहीं नेपाल के जो प्लेयर्स हैं वो इस साल बहुत ही बखूबी अभी कर पाए हैं। उम्मीद करेंगे कि अवे टूर्स में भी ये चीज कंटिन्यू बनी रहे। फिलहाल और ये गुलशन जा की जो इनिंग है ये बहुत अच्छा रहेगी, इसमें कोई धराए नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो रिस्क लिया है वो हर 10 से 12 बॉलों बाद लिया है। ये नहीं आती बल्ला घुमाना चालू कर दिया, उन्होंने 5-6 बॉलें रोकी, खेली, और खास करके वो रोहन मुस्तफा को कहीं ना कहीं थोड़ा काम करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वो एक ऑफ दिया है, तो इस वजह से। और उसके बाद उन्होंने रोहन को भी टारगेट किया और फिर आयन वगैरह को भी उन्होंने टारगेट यहाँ पर किया, बासिल हमीद को भी कहीं ना कहीं उन्होंने टारगेट जरूर किया। तो ये बहुत ही हाई क्वालिटी इनिंग यहाँ पर रही। और इसी के साथ 7 विकेट से भीम शाकिन की इनिंग की बात कर ली, 7 विकेट से ये नेपाल ने इस मैच को जीतकर हिस्ट्री बना दी कि वो एशिया कप में खेलने वाली अब 8वीं टीम होती है और एशिया कप के लिए वो क्वालिफाई कर गई है। और इसी के साथ डेली क्रिकेट की प्रेडिक्शन भी है, कहीं ना कहीं फाइनली सही साबित हुई। 27% डेली क्रिकेट ने दिए थे नेपाल को कि उनकी जो एक तो वो अपने होम में खेल रहे हैं और साथ साथ में जो उनकी रिसेंट फॉर्म रही है, और वो सबसे बड़ा फैक्टर है। और आपको याद होगा स्ट्रेंथ में जो हमने नेपाल के कहा था कि अगर ये टीम वर्ल्ड कप पर ये माफ कीजिएगा एशिया कप, अगर ये प्रीमियर कप जीतती है तो उसका सबसे बड़ा सबसे पहला स्ट्रेंथ जो हमने बताया था, पॉइंट नंबर 1, वो है कि ये टीम अगर 20 पे 5 है, 30 पे 5 है, 40 पे 5 है तो भी आप इसे आउट नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर हर एक प्लेयर लगातार मैच में परफॉर्म कर रहा है। लगभग हर मैच में अलग अलग हमें मैन ऑफ द मैच जो है देखने को मिलते हैं, और आज भी वही मिला है। ना आसिफ चले, ना कुशल चले, ना रोहित चले, आज गुलशन और भीम ने, और खास करके गुलशन और भीम ने भी, आप किसी तरह से भीम को क्रेडिट नहीं दे सकते, गुलशन और भीम की अलग ही जोड़ी ने यहाँ पर इस मैच को जिता दिया। और वो स्ट्रेंथ जो हमने पॉइंट नंबर 1 में कहा था वो आज फाइनल डे में भी जाकर एक जबरदस्त तरीके से अप्लाई हुआ है। नहीं बिल्कुल, और ये बहुत बहुत बड़ा एक पल है, और कहना होगा कि इसको खूब एंजॉय करिए जिस तरीके से आप लोगों ने 2022 में जितने भी नेपाल के फैंस हैं, स्पेशली आपको हम ये कह रहे हैं जितना कुछ हुआ क्रिकेट को लेकर ये वो, उसको साइडलाइन कर इस दिन, खासकर इस दिन ये जो आज डे है 2 मई का, खूब खुशी मनाइए, खूब एंजॉय करिए, क्योंकि ऐसे पल आपको बड़े खुशनसीब हैं जो आज इस पल में है, यहाँ पर मौजूद है, टीम को देख पाए हैं। कितने लोग हैं ऐसे जो नहीं देख पाए हैं अपनी टीम को एशिया कप में पहुंचते हुए, नेपाल के फैंस से हम कह रहे हैं जो नहीं है इस दुनिया में। जी हाँ, उनकी बात भी कर रहे हैं जो चाहते थे कि नेपाल खेलता हुआ देखे 2000, लेकिन वो 2023 है। लेकिन आप लोग यहाँ पर हैं, बहुत लकी हैं, खूब एंजॉय करिए आज के डे में, और खैर ऑल द बेस्ट, कांग्रेचुलेशन इस टीम को एशिया कप में देखने में बहुत मजा भी आएगा। बिल्कुल मजा आएगा। और एक चीज और है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक ट्विस्ट करना चाहूंगा, डेली क्रिकेट भी कहीं ना कहीं नेपाल के लकी तो नहीं हो रहा है क्योंकि ओमान से आप डेली क्रिकेट जब से शुरू हुआ उसके बाद से आप ओमान के साथ जो है कहीं ना कहीं ओमान को टीम लगातार हारने लगी है। यूएई के खिलाफ इससे पहले रिकॉर्ड बड़े इतने खास नहीं थे, यूएई के खिलाफ आप जीतने लगे हैं, स्कॉटलैंड के खिलाफ आप पहली बार इंटरनेशनल में जीते, उसके बाद एशिया कप के लिए पहुंच गए, वर्ल्ड कप क्वालिफायर में पहुंच गए। खैर ऐसा नहीं है, ये मैंने मजाक के तौर पे कहा था, प्लेयर्स की मेहनत है, कोच की मेहनत है, क्रिकेट बोर्ड का सपोर्ट है, संदीप लामिछाने यूएसपी फैक्टर है, उनको भी आपको किसी बात में नहीं बोला। और एक प्लेयर जिन्होंने परफॉर्म किया है टीम के लिए, क्रंच सिचुएशन पे मैचेस निकाले हैं, उन सबको इस पूरे जीत का क्रेडिट जाता है। जी हाँ, एक छोटी सी चीज यहाँ मैं बोलना चाहूंगा सभी फैंस से या जितने भी हमें सुन रहे हैं इस वक्त, एक चीज याद रखिएगा, एक न्यूज आ रही है कि एशिया कप ऐसा है वैसा है, होगा नहीं होगा क्या, तो बहुत सारी चीजें चली है कि आप प्लीज इस कैंसिल मत करिए, ये मत करिए, बहुत बड़ा भी था हमने। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि अगर
बीसीसीआई, जी हाँ हम डायरेक्ट नाम ले रहे हैं यहाँ पर, बीसीसीआई जो है सुनने में आया था एक 5 नेशन टूर्नामेंट भी, ये सब कोई पक्का नहीं है कुछ भी, अभी तो कैंसिल ही हो गया। लेकिन इस बात की गारंटी है कि एशिया कप नहीं होता है तो बीसीसीआई ऐसे जाने नहीं देगा, वो करा के रहेगा 5 नेशन टूर्नामेंट, जहां पर पाकिस्तान बाहर होगा उस टूर्नामेंट से, और इंडिया, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल उस टूर्नामेंट में होंगे 5 जने जो कि उस टूर्नामेंट को खेलते हुए नजर आएंगे, और पाकिस्तान जो होगा वहां से साइडलाइन होगा अगर इन केस बात नहीं बनती है कुछ नहीं। लेकिन इस बात को याद रखिएगा कि नेपाल खेलने जा रहा है इंडिया के खिलाफ, ये क्लियर है, और बहुत बड़ी एक जो खुशखबरी है नेपाल के फैंस के लिए भी और नेपाल वालों के लिए। जी हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि वैसे मैं आपसे बता दें कि ऑफिशियल कंफर्मेशन एशिया का कुछ भी नहीं हुआ है, बिल्कुल भी नहीं है, तो एशिया का अभी वैसा का वैसे जब तक कोई ऑफिशियल नहीं आता, अगर उनकी जगह पर नहीं आता तो डेफिनेटली इस तरह की न्यूज भी आ रही है कि 5 नेशन टूर्नामेंट होगा, वो जरूर उसकी जगह पर और उसी विंडो में होगा जहां पर सितंबर में होना है, तो अगर वो भी मिल जाता है तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और वहां पर एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर है, वहां पर 5 नेशन टूर्नामेंट अगर होता है तो मोस्ट प्रोबेबली वहां पर सिंगल राउंड रॉबिन होगा, बिल्कुल होगा, 5 टीमों का ग्रुप तो आप बांट नहीं सकते, एक में 2 एक में 3 कैसे करेंगे, तो डेफिनेटली वहां पर फिर सिंगल राउंड रॉबिन होगा जहां पर मैचेस और ज्यादा टीम को मिल सकते हैं। वो अलग अगर वो ऑप्शनल है, अगर एशिया कप नहीं होता जिसके चांसेस अभी भी बहुत ज्यादा रहेगा, एशिया कप अभी भी होकर रहेगा, एशिया कप होने के चांसेस बहुत अभी भी 80% है, 80 से 85% है कि एशिया कप ही वहां पर होना है। नहीं हुआ तो हमने आपको ऑप्शन बताया कि वापस से कांग्रेचुलेशंस आपको बेहतर तरीके से। और एक चीज मैं आपसे वापस से पूछना चाहूंगा, यूएई का जो एग्रेसिव मोड था शुरू में, डेफिनेटली वो मैच को स्पाइस अप जरूर कर रहा था, लेकिन उसमें एक चीज की कमी क्या थी, और मैं चाहूंगा कि आप एक एग्जांपल जरूर दें, क्योंकि आपने ऑस्ट्रेलिया की बात की है, ऑस्ट्रेलिया से बेहतरीन एग्रेशन दुनिया की क्रिकेट इतिहास में ना कभी कोई दिखा पाया है, ना कोई दिखाया है और ना कोई दिखा पाएगा। एग्जांपल और आज के इस यूएई के एग्रेशन के बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं जरूर, देखिए खामखा का एग्रेशन था, फालतू का एग्रेशन था, वो क्या कहेंगे आप, आपके पास स्कोर नहीं है, आपके प्लेयर एकदम घटिया खेले, और इसी तरह आप ही कह रहे थे कि इस तरीके के स्कोर में यही सब करके आप जीत सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, यही सब करके आप थोड़ा कोशिश कर सकते हैं, जैसे कि आसिफ के साथ उन्होंने करने की कोशिश की, आसिफ के माइंड में था वो चीज जो गलती कर गए। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन ऐसा करके आपको करना कब था, जब 250 का 260 का स्कोर हो, 70 का स्कोर हो, तब ये मैच कुछ फंस सकता है। लेकिन 118 120, अरे खुद तो शर्म करिए कि आपके बल्लेबाज कैसे खेले हैं, आपकी टीम धज्जियां उड़ा के रख दी आज बल्लेबाजों की, बॉलर्स की, कैसा स्कोर है, लग ही नहीं रहा है कि एक इतनी बड़ी एक टीम है, ओडीआई की टीम की 118 रन फाइनल में पहुंचे हैं आप एक टूर्नामेंट के, लेकिन आपका परफॉर्मेंस एकदम घटिया। लेकिन आप लड़ाई करने में, इन सब चीजों में ऑस्ट्रेलिया लड़ाई तभी करता था जब, क्योंकि उसके परफॉर्मेंस, उन प्लेयरों की परफॉर्मेंस ऐसी होती थी, एडम गिलक्रिस्ट, मैथ्यू हेडन, माइकल क्लार्क, कहाँ ब्रैडली, शेन वॉर्न है ना, रिकी पॉन्टिंग को कैसे भूल गए, वो तो खैर वो तो छोड़ ही दीजिए, वो तो खैर सरगना है। बिल्कुल सही कहा आपने, उनसे बड़ा तो कोई है ही नहीं, लेकिन फिर भी वो परफॉर्म करते थे, तब वो कुछ करते थे। तो यहाँ पर होता ना 250-300 रन का स्कोर होता तो लड़ाई करिए, हर बॉल पर लड़ाई करिए, लड़ाई भी एक सीमित तक ये एक ठीक लगता है, लेकिन लड़ाई करिए, आंखें दिखाइए, बोलिए, लेकिन 118 में आप कहाँ जा रहे हैं, आपको तो चुप रह के मैच खेलना चाहिए और वापस अपने डगआउट में चले जाना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने ये, और इस तरह के स्पोर्ट्स में यही सब चीजें करके आप कहीं ना कुछ हलचल पैदा कर सकते हैं। वो हलचल पैदा उन्होंने की, लेकिन वो ये भूल गए कि इतने स्कोर में ज्यादा वक्त तक ये काम चलेगा, बिल्कुल स्कोर अभी भी बहुत ज्यादा कम है। जहां तक आपने ऑस्ट्रेलिया की बात की, अगर वो 150 रन पे भी ऑल आउट होते थे तो उनके पास ऐसी पेस बैटरी थी, उनका परफॉर्मेंस ऐसा हुआ करता था, कप्तानी ऐसी होती थी कि वो प्लस उसके साथ एग्रेशन को मिक्स करते थे और 140 रन को ऑल आउट कर देते थे। अगर खुद 150 पे आउट हुए तो 140 पे आउट हो जाते थे। जो यहाँ पर 17-18 साल के जो लड़के व्यूअर्स जो हमें सुन रहे हैं वो शायद इतना इस चीज को विटनेस नहीं कर पाए, लेकिन मैं चाहूंगा जो 25 प्लस के आसपास के हैं, जो मेरी एज के कहीं ना कहीं, वो बखूबी बता पाएंगे। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको याद होगा जब ऑस्ट्रेलिया मैचेस खेला करती थी, लो स्कोरिंग गेम्स वो ऐसे डिफेंड कर लिया करते थे अपने एग्रेशन के दम पर। और डेली क्रिकेट आज भी वो चीज मानता है, एग्रेशन बिल्कुल भी मैच से खत्म नहीं होना चाहिए। नहीं कभी चाटने मारने के चक्कर ये बहुत हो गए फुटबॉल में, कम से कम यहाँ पर चलता बेहतर है। बस वापस से वही कहेंगे, उसमें गालियां नहीं होनी चाहिए और कोई अब्यूजिव लैंग्वेज या साइन लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गालियां जब आप देते हैं ना तो वहां पर फैमिली इन्वॉल्वमेंट, बिल्कुल से आप किसी मैन टू मैन लड़ाई करिए तो बात है कि हाँ भाई तुमने मुझसे कहा, मैं तुमसे कह रहा हूँ, ये लड़ाई बिल्कुल फिट है। वहां पर गाली देने पर फैमिली इन्वॉल्व हो जाती है तो वो बहुत ही गंदा लगने लग जाता है। लेकिन जो एग्रेशन था वो बेहतर था, लेकिन वो परफॉर्मेंस के बाद आता एग्रेशन तो कुछ बात बनती। एंड नोट पे इसे कंप्लीट किया। नहीं बिल्कुल बहुत शानदार, और इसमें वापस से कहूंगा कि प्लीज इसे एंजॉय करिए, खूब एंजॉय करिए जी भर के, कोई कंप्लेन नहीं, कोई कुछ नहीं, और थोड़ा सा ख्याल भी रखिएगा जी आस पड़ोस का। लेकिन बहुत बड़ी खबर है, इसको खुलकर एंजॉय
करिए। क्यों? क्योंकि ये पल बार बार बड़े ही खुशनसीबों को मिलता है। जो लोग आज जिंदा हैं, स्टेडियम में थे, मौजूद थे, बड़े लक्की हैं आप लोग की, आप लोगों को आज 2023 2 मई को जीवन मिला, यानी कि जिंदगी मिली। बिल्कुल। इस चीज से एक चीज मैं यहाँ पे लास्ट में एंड पे खत्म करना चाहूंगा। आपको याद होगा जब कोविड आया था, जी हाँ, कोविड में भी कई सारे ऐसे क्रिकेट फैंस रहे होंगे, बहुत लोगों की डेथ हुई थी पूरे वर्ल्ड में, लेकिन वह कोविड में से कई सारे क्रिकेट फैंस रहे होंगे जो जिनकी कहीं ना कहीं डेथ हो गई होगी अनफॉर्चुनेटली, वो भी कहीं ना कहीं सपना लिए होंगे, बहुत वक्त से पहले टीम के साथ लगातार जुड़े हुए होंगे, वो भी कहीं ना कहीं देखना चाहते होंगे कि टीम कोई कप वगैरह खेले। अब वो इस दुनिया में नहीं है, डेफिनेटली उनके लिए भी प्रे जरूर करिएगा। आखिरकार उन्हें भी ये मोमेंट, उनको भी ये मोमेंट विटनेस हुआ, फाइनली जिस टीम को वो सपोर्ट कर रहे थे आखिरकार वो जरूर पहुंचे हैं। तो एक प्रेयर में उनको भी याद जरूर करिएगा। और सारे के सारे प्लेयर्स को, नेपाल के डगआउट को, कोच को, कोचिंग स्टाफ को, जो लोग भी रहते हैं, ग्राउंड्समैन, वुमेन्स, जो लोग भी रहते हैं, उन सबको वापस से थैंक यू सो मच और कांग्रेचुलेशन कि आपकी जो टीम है वो अब एशिया कप खेलने के लिए रवाना होगी सितंबर में। ऑल द बेस्ट एंड कांग्रेचुलेशन। डेली क्रिकेट के साथ लगातार जुड़े रहिए। डेली क्रिकेट एक वो चैनल है जहां पर आपको लगता होगा कि बहुत कभी कभी हम लोग बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, कभी कभी हम बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं फेवर करते हैं, मुझे समझ नहीं आता। कुछ कहते हैं कि भाई आप कभी कभी थोड़े से ज्यादा बायस्ड हो जाते हो, कुछ कहते हैं कि भाई बहुत क्रिटिसाइज करते हो। एक काम करिए, आप दोनों आपस में लड़ लीजिए, डिसाइड करिए, क्योंकि हमारा चैनल ही वो है जहां पर गलती होगी वहां पर हम गलती दिखाएंगे। भले ही डेली क्रिकेट में कहीं के भी किसी के भी फैंस हो, अगर टीम ने गलत किया है, कुछ खराब शॉट्स खेले हैं, कुछ गलत डिसीजंस लिए, तो उस पर बात जरूर करेंगे। एक बायसनेस अगर हो जाए पूरी तरह से तो फिर उस चैनल का या फिर उस एनालिसिस स्पॉट का या पैनल का कोई मतलब ही नहीं बचता। और ये न्यूट्रल चीज जो है वो सिर्फ और सिर्फ डेली क्रिकेट में आपको मिलेगी और कहीं भी नहीं। एंजॉय करिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाय।